एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे प्यारे दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मेरे प्यारे दोस्त, अगर आप एमए फर्स्ट ईयर में हैं और आपने शिक्षा साथ ले रखा है तो उस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि वीडियो में जो है काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है और वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी होने वाला है। ठीक है, इंपॉर्टेंट इसलिए होने वाला है मेरे प्यारे दोस्त, क्योंकि हम बात करने वाले हैं शिक्षा शास्त्र के पेपर नंबर 1 के बारे में, जिसका नाम है शिक्षा के दार्शनिक आधार। ठीक है, उसमें आज आपकी 12 नंबर की क्लास होने वाली है। अगर आपने इसके पहले की 11 क्लास है, ठीक है, प्लस एक सिलेबस का वीडियो नहीं देखा है, तो उन सारी चीज़ों को आप चैनल पर जाके देख सकते हैं और उससे लाभान्वित भी हो सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज का प्रश्न आपसे क्या पूछा गया है। आज का प्रश्न मेरे प्यारे दोस्त आपसे पूछा गया है, अस्तित्ववाद क्या है, आपको बताना है। अस्तित्ववाद ने छात्र, शिक्षक, शिक्षण विधि एवं अनुशासन को कहाँ तक प्रभावित किया है, ये आपको यहाँ पे बताना रहेगा। मान लीजिए प्रश्न को थोड़ा और घुमा के पूछना चाहे तो पूछ सकता है कि शिक्षा में अस्तित्ववाद क्या है, आपको बताना है। अस्तित्ववाद ने शिक्षा की प्रक्रिया को कहाँ तक प्रभावित किया है, ये आपको यहाँ पे बताना रहेगा। चलिए देखते हैं, जवाब आपको कुछ इस प्रकार से देना रहेगा। पहले तो हेडिंग आपको डाल देनी रहेगी, अस्तित्ववाद तथा शिक्षा। मतलब अस्तित्ववाद में एजुकेशन के बारे में क्या चर्चा की गई है, इसके बारे में हम देखते हैं। तो लिखा गया है, अस्तित्ववाद 20वीं शताब्दी की द्वैधा का दर्शन है। क्या मैं प्यारे दोस्त, 20वीं शताब्दी की द्वैधा का दर्शन है। अस्तित्ववाद को दर्शन कहने की अपेक्षा दार्शनिक प्रवृत्ति कहना अधिक संगत होगा। मतलब कह रहे हैं कि अस्तित्ववाद को आप दर्शन कहें, इससे ज़्यादा बेटर ये होगा कि आप उसको दार्शनिक प्रवृत्ति कहें। ठीक है, आगे बात करते हैं क्यों कहें, क्योंकि परंपरागत दर्शनों द्वारा, मतलब जो लगातार दर्शन आपके चले आए हैं मिलते हुए, ठीक है, उनके द्वारा बात करें, प्रस्तुत चिरंतन, क्या मेरे प्यारे दोस्त, उन जो दर्शन है पुराने जो लगातार निरंतर चले आए हैं, उनके प्रस्तुत निरंतर प्रश्नों का विचार अस्तित्ववादी उस प्रकार से नहीं करता है। मतलब कह रहे हैं उनके प्रश्नों का विचार जो है अस्तित्ववादी उस प्रकार से नहीं करता है जिस प्रकार से अभी तक किया जाता रहा है। मतलब कह रहे हैं कि लगातार जिस प्रकार से प्रश्नों पर विचार किया गया है, उन चीज़ों से हटके थोड़ा जो है क्या करता है, अस्तित्ववाद उन प्रश्नों पर विचार करता है। परंपरागत दर्शन में सार तत्व को खोजने, क्या मेरे प्यारे दोस्त, कह रहे हैं जो परंपरागत दर्शन, लगातार जो दर्शन चले आए हैं, उसमें जो सार तत्व होते हैं को खोजने का प्रयत्न किया जाता है। ठीक है, बात करते हैं, परंतु अस्तित्ववादी सार तत्व से पहले अस्तित्व का प्रश्न करता है। मतलब कह रहे हैं कि किसी चीज़ का सार निकालने से पहले, आप किसी चीज़ पे डिसीजन पे पहुंचने से पहले इसके बारे में पता करें कि क्या चीज़ वो चीज़ अस्तित्व में है या नहीं है। ठीक है, इसके ऊपर ये बल देता है। बात करें अस्तित्ववाद के अनुसार, मनुष्य अनिग्रीण अनिगृहीत है। क्या है मेरे प्यारे दोस्त, मनुष्य क्या है, एक अनिगृहीत है तथा उसमें चुनाव करने की असमर्थ है। मतलब कह रहे हैं कि सामर्थ्य है। मतलब कह रहे हैं कि मनुष्य क्या होता है, अनिगृहीत होता है और वो किसी भी चीज़ के बारे में चुनाव कर सकता है। अतः वह अपने आप की प्रतीत, क्या मेरे प्यारे दोस्त, अतः वह अपने आप की प्रतीत के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहता है। बात करें, वह निरंतर उच्च से उच्चतर की ओर अग्रसर होने के लिए प्रयास करता है। मतलब कह रहे हैं कि वो बेटर से और बेटर बन सके, उसके लिए क्या करता है, बेहतर से और भी बेहतर बन सके, उसके लिए वो लगातार प्रयत्नशील रहता है। बात करें तथा स्वयं की नवीनतर, क्या मेरे प्यारे दोस्त, जो स्वयं की नवीनतर तथा उच्चतर परिभाषा प्रस्तुत करने के लिए सतत संघर्षरत रहता है। ठीक है, मतलब कह रहे हैं कि जो उसकी स्वयं की नवीनतम परिभाषा है, नई जो परिभाषा है, उसको उच्चतर और अच्छा बनाने के लिए, परिभाषा प्रस्तुत करने के लिए वो सतत क्या रहता है, संघर्षरत रहता है। मतलब लगातार वो संघर्ष करता रहता है। ठीक है, बात करें अस्तित्ववादी दर्शन इतना क्रांतिकारी तथा जटिल है कि शिक्षा की दृष्टि से इस पर बहुत कम विचार हुआ है। मतलब कह रहे हैं जो अस्तित्ववादी दर्शन है, ये इतना क्रांतिकारी और जटिल, जटिल का मतलब वह कठिन है कि शिक्षा की दृष्टि से, अगर हम एजुकेशन की दृष्टि से देखें तो इस पर बहुत कम विचार हुआ है। ठीक है, कुछ इन्हें गिने आंग्ल दार्शनिकों का ध्यान इस ओर गया है। मतलब कह रहे हैं कुछ ही ऐसे हैं गिने चुने जो जिनका जो है ध्यान कहाँ पे गया है, इस दर्शन के ऊपर पड़ा है। आंग्ल वो भी हैं। ठीक है, मतलब कि इस देश के, भारत के नहीं है। बात करते हैं, आगे दिया गया है अस्तित्ववाद तथा शिक्षा का उद्देश्य। मतलब कह रहे हैं कि अस्तित्ववाद में शिक्षा का उद्देश्य क्या बताया गया है, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो यहाँ पे बताया गया है, अस्तित्ववादी शिक्षा का उद्देश्य निम्नलिखित 3 अभिधारणाओं पर आश्रित है। मतलब 3 धारणाएं बताई गई हैं, उन तीनों धारणाओं पर शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। पहला तो मनुष्य स्वतंत्र है, ये ध्यान में रखना होगा। ठीक है, उसकी नियति प्रगानुभूति होती है। क्या प्रगानुभूति नहीं है। ठीक है, उसके बाद कहते हैं वह जो बनना चाहे उसके लिए वह स्वतंत्र है। मतलब जो कुछ भी वो बनना चाहता है उसके लिए वो स्वतंत्र है, कुछ भी बन सकता है। ठीक है, मनुष्य अपने कृत्यों का चयन करने वाला अभिकरण है। मतलब कह रहे हैं कि वो ये चयन कर सकता है कि वो क्या करेगा, उसे चयन की स्वतंत्रता है। मतलब कह रहे हैं वो किसी चीज़ के बारे में जो है क्या कर सके, डिसीजन ले सके, उसके लिए क्या होता है, वो स्वतंत्र होता है। तीसरा ये बताया गया है, अपने चयन का पूरा दायित्व उसका है। और जो चीज़ वो चयन कर रहा है, जिसका सिलेक्शन कर रहा है, जिस चीज़ को सिलेक्ट कर रहा है, उसका दायित्व जो है वो पूरा उस मनुष्य के ऊपर चला जाता है जिसने उस चीज़ को सिलेक्ट किया है। ठीक है, बात
बात करें, अतः अस्तित्ववादी शिक्षा द्वारा बालक के उक्त 3 मूल्यों का विकास करना चाहता है, अर्थात शिक्षा द्वारा बालक को स्वतंत्र मानव बनाना, जिससे कि वह अपने जीवन के संबंध में पराश्रित ना होकर स्वयं अपनी नियति का निर्धारण कर सके। ठीक है, बात करते हैं अस्तित्ववादी के अनुसार शिक्षा के निम्न प्रमुख उदाहरण होने चाहिए। मतलब कह रहे हैं कि जो अस्तित्ववादी हैं उनके अनुसार देखें तो जैसे शिक्षा के प्रमुख उदाहरण कुछ यहाँ पे दिए गए हैं। पहला बताया गया है, व्यक्ति को अपना लक्ष्य निर्धारित करने के लिए स्वतंत्र होनी चाहिए, स्वतंत्रता होनी चाहिए। ठीक है, वो अपना लक्ष्य निर्धारित करे, इसके लिए वो स्वतंत्र हो, किसी के दबाव में ना वो अपना लक्ष्य निर्धारित करे। ठीक है, दूसरा बताया गया है, शिक्षा द्वारा बालक के भावात्मक एवं सौंदर्यात्मक पक्षों का विकास होना चाहिए। ठीक है, कह रहे हैं कि एजुकेशन से उसका इमोशनल और क्या मेरे पास जो सौंदर्यात्मक पक्ष है इसका क्या होना चाहिए, दोनों का डेवलप होना चाहिए। ठीक है, तीसरा बताया गया है, अस्तित्ववादी शिक्षा का एक प्रमुख उद्देश्य बालक को अनिवार्य सतत पीड़ा, क्या मेरे प्यारे दोस्त कह रहे हैं, जो बालक होता है उसको प्रमुख उद्देश्य बालक को अनिवार्य एवं सतत पीड़ा के लिए तैयार रहना है। मतलब कह रहे हैं कि जैसे जो लक्ष्य उसने, जो उद्देश्य है बालक का, जो लक्ष्य है उसमें जब वो आगे बढ़ेगा तो उसमें कई सारी पीड़ाएं उसको झेलनी पड़ेंगी। ठीक है, जो सभी को झेलनी पड़ती हैं, तो उसके लिए उसको तैयार होना चाहिए, क्योंकि अन्य दर्शन में फलागम को ईश्वर, नियति, क्रम, प्रकृति अथवा समाज पर छोड़कर इस पीड़ा से मुक्ति पा लेते हैं। ठीक है, परंतु अस्तित्ववादी के लिए कोई आश्रय नहीं, कोई सनात्वन सांत्वना देने वाला नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप यहाँ पे कह सकते हैं। बात करें, पीड़ा का भोग मनुष्य की नियति है। क्या कहते हैं मेरे प्यारे दोस्त, जो पीड़ा का भोग है, जो कष्ट है, उसको सहना जो है क्या होती है, मनुष्य की नीति होती है, और यही मनुष्य के अस्तित्व का फलागम है। ठीक है, अस्तित्ववादी इस पीड़ा से मुक्ति होने की ना तो कामना कर रखता है, ना पीड़ा मुक्ति को वांछनीय ही मानते हैं कि ऐसा नहीं है कि अस्तित्ववाद जो है पीड़ा से मुक्ति पाना चाहता है, और ना ही वो पीड़ा को लाना ही चाहता है। ठीक है, ना तो उससे मुक्ति पाना चाहता है और ना उसे लाना चाहता है। मतलब जो चल रहा है उसे चलने देना चाहता है। उसे निरंतर यह संदेह बना रहता है कि उसका चयन सही था। मतलब कहते हैं कि उसका चयन सही था, ये उसको हमेशा संदेह बना रहेगा, क्योंकि उसके चयन का उत्तरदायित्व वह स्वयं होता है, और यही कारण है कि वो, क्योंकि उस चीज़ का चयन किसने किया था, उसने स्वयं ने किया था। बात करते हैं अस्तित्ववाद तथा छात्र संकल्पना। मतलब अस्तित्ववाद में स्टूडेंट्स के बारे में क्या बताया गया है, तो अस्तित्ववाद के अनुसार बात करें तो हमें छात्र के अस्तित्व के बारे में सोचना चाहिए। ठीक है, क्या करना चाहिए, जो छात्र का अस्तित्व उसके बारे में सोचना चाहिए, ना कि उसके सार तत्व के बारे में। ठीक है, बात करते हैं अस्तित्ववाद बालक को ना तो दैवी उद्गम मानता है, मतलब ऐसा नहीं कि भगवान ने उसको पैदा किया है, ना भौतिक पदार्थों द्वारा निर्मित प्राणी। ठीक है, मतलब कहते हैं कि ना ही उसे यह मानता है कि भौतिक पदार्थों द्वारा ये निर्मित किया है, ना ही वनस्पति के विकसित होता है। मतलब कह रहे हैं ना ही वो मानता है कि ये वनस्पति से जो है विकसित हुआ है। मस्तिष्क युक्त प्राणी है। मतलब कह रहे हैं वो केवल ये मानता है कि मनुष्य जो है क्या एक मस्तिष्क युक्त प्राणी है। बालक ना मूल प्रवृत्ति का उदास ही है, ना सामाजिक वातावरण के द्वारा अनुकूल व्यवहार वाला प्राणी है। मतलब कह रहे हैं कि जो बालक होता है उसकी जो मूल प्रवृत्ति होती है वो उदास नहीं होती है। ठीक है, और ना ही वो सामाजिक वातावरण द्वारा अनुकूलित व्यवहार वाला होता है। ठीक है, मतलब कि सामाजिक वातावरण में पैदा होते ही उसी के अनुसार ढल जाए। ठीक है, उसे सामाजिक कुशलता का पाठ पढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। मतलब कह रहे हैं उसे जो है सामाजिक कुशलता की पाठ पढ़ाने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, उसमें रहकर वो खुद सीख जाएगा उनके बारे में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका लिखा गया है मेरे प्यारे दोस्त कि बालक की स्वतंत्रता का उद्घोषक, क्या मेरे प्यारे दोस्त, उद्घोषक अस्तित्ववाद, व्यक्तिवाद, क्या मेरे प्यारे दोस्त, व्यक्तिवाद का प्रबल समर्थक है। ठीक है, बात करते हैं अस्तित्ववादी शिक्षा व्यक्ति केंद्रित मानी जाती है। कैसी मानी जाती है, जो अस्तित्ववादी शिक्षा है वो व्यक्ति केंद्रित, मतलब व्यक्ति को ही क्या मानती है, अपना केंद्र मानती है, उसी के अनुसार वो शिक्षा प्रदान करवाती है। ठीक है, बात करें अस्तित्ववाद के अनुसार कोई सामूहिक शिक्षा हो ही नहीं सकती। मतलब कह रहे हैं अस्तित्ववाद ऐसा मानता है कि कोई ऐसी शिक्षा है ही नहीं जो समूह में दी जा सके, मतलब कि एक ही चीज़ को मान के सभी बच्चों को पढ़ाया जा सके। हर सब बच्चों के जो है इंटरेस्ट अलग होता है, उसका जो है कार्य करने की क्षमता अलग होती है, हर चीज़ें जो हो क्या होती हैं, अलग होती हैं। ठीक है, बात करते हैं बालक में समूह प्रवृत्ति जैसी कोई जन्मजात प्रवृत्ति नहीं होती है, ना इसे विकसित करने की आवश्यकता हुई है। ठीक है, मतलब कह रहे हैं कि बालक के अंदर जन्मजात मतलब पैदा होती ही कोई ऐसी प्रकृति नहीं पाई जाती कि वो समूह में कोई कार्य करे, या समूह में पढ़े, या समूह में कोई चीज़ सीखे। ठीक है, और ना ही इसे विकसित करने की आवश्यकता है, ऐसा अस्तित्ववाद मानता है। बालक के अद्वितीय व्यक्तित्ववाद की रक्षा करने के लिए वह यह आवश्यक है कि उस पर सामाजिक स्वीकृति ला दी न जाए। मतलब कह रहे हैं कि बालक के अंदर अद्वितीय व्यक्तित्ववाद, मतलब कम से कम दो अद्वितीय व्यक्तित्ववाद
की रक्षा अगर करना चाहते हो तो उसके लिए आपको ये आवश्यक हो जाता है कि उसके अंदर जो सामाजिक स्वीकृति है उसको लादनी नहीं चाहिए। उसे स्वतंत्र निर्णय लेने के अवसर प्रदान करना आवश्यक है और वो किसी चीज़ के बारे में जो है क्या स्वतंत्रता के साथ निर्णय ले सके। ठीक है, बात करें मारिस अस्तित्ववाद के बारे में लिखता है, क्या लिखता है कि सद्जीवन का मार्ग या अस्तित्ववादी के शब्दों में प्रामाणिक जीवन सामाजिक चयनों में अपने आप को समाहित करने के बजाय अपनी व्यक्तिगता का मूल्यांकन करके प्रत्येक व्यक्ति द्वारा अपने आप की आत्म आत्म प्रतीत में निहित है। ठीक है, ये कौन कहते हैं आपके, तो मार्क्स महोदय कहते हैं। ठीक है, अस्तित्ववाद के बारे में बात करते हैं। इस प्रकार अस्तित्ववाद के छात्र, क्या मेरे प्यारे दोस्त, अस्तित्ववाद की छात्र संकल्पना पूर्णतया व्यक्तिवादी है, मतलब व्यक्ति के ऊपर ही निर्धारित है तथा शिक्षा का कार्य है उसे उसके व्यक्तित्व की इस अद्वितीय की रक्षा करना, मतलब कह रहे हैं कि वो अद्वितीयता जो होती है उसकी रक्षा करे ताकि समाज में इस भीड़ में वह खो न जाए। ठीक है, जैसा कि उद्देश्यों से स्पष्ट किया जा चुका है, अस्तित्ववाद बालक को आत्मनिर्णय लेने की शक्ति से युक्त मानता है और इसकी, क्या मेरे प्यारे दोस्त, और उसकी इस शक्ति का वह संरक्षण करता भी है। ठीक है, बात करते हैं अगली हेडिंग के बारे में, अस्तित्ववाद एवं शिक्षक के कार्य। मतलब यहाँ पे देखते हैं कि अस्तित्ववाद में शिक्षक के कार्य क्या क्या बताए गए हैं, एक टीचर का क्या क्या कार्य होता है यहाँ पे बताया गया है। बात करते हैं अस्तित्ववाद में सामूहिक अध्यापन की कला भी नहीं की जा सकती है, मतलब कह रहे हैं सामूहिक अध्यापन नहीं किया जा सकता है। सभी छात्र पृथक पृथक रूप से अपने शिक्षकों के साथ कार्य करते हैं। ठीक है, तथा अस्तित्ववादी चयन की आवश्यकताओं का ध्यान रखते करते हैं। ठीक है, बात करते हैं, आगे लिखा गया है, अस्तित्ववादी शिक्षक या फिर अध्यापक का कार्य अत्यंत कठिन है। कोई बिरला शिक्षक ही ऐसी कक्षा का आयोजन कर सकता है जिसमें सभी छात्रों के विचारों तथा व्यवहारों की स्वतंत्रता हो। ठीक है, मतलब कह रहे हैं कोई एक छात्र जो है, छात्र कह रहे हैं कोई एक शिक्षक ही कोई ऐसा हो सकता है, बिरला ही हो सकता है जो पूरे क्लास का जो है ध्यान रख सके और सभी के जो है इंटरेस्ट के बारे में और उसके बारे में अलग अलग जो व्यक्तिगत छात्र होते हैं अपनी उनकी सारी चीज़ें अलग अलग होती हैं, तो उस हिसाब से जो है क्या करे, क्लास का आयोजन या गठन कर सके। ठीक है, आगे लिखा गया है कि एक और उसे जीवन के मूल्यों पर आग्रह आग्रह रखना पड़ता है तो दूसरी ओर मृत्यु के असीम शक्ति की ओर ध्यान आकृष्ट करना पड़ता है। बात करते हैं अस्तित्ववादी शिक्षक से ना तो एक अच्छे वक्ता की अपेक्षा की जा सकती है, मतलब कह रहे हैं जो अस्तित्ववादी शिक्षा होता है वो एक शिक्षक होता है, वो एक अस्तित्व वक्ता नहीं हो सकता है। ठीक है, मतलब कि अस्तित्व कह रहे हैं, सॉरी, स्पीड में पढ़ाने के चक्कर में जो है, क्योंकि समय बहुत कम है और ये टॉपिक तो क्लियर करना ही पड़ेगा, तो इसलिए जो है थोड़ा इधर उधर निकल जा रहा है। वो मीम तो आपने सुनी होगी, अरे थोड़ा इधर उधर हो ही जाता है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि अच्छा वक्ता, हम उससे ये अपेक्षा नहीं कर सकते कि वो एक अच्छा वक्ता हो। ठीक है, मतलब कि एक अच्छी स्पीकर बन सके। बात करते हैं जो अपने भाषण द्वारा छात्रों की सराहना का पात्र बन सके, मतलब कह रहे हैं जो वो भाषण दे उसके द्वारा छात्र उसकी सराहना करें, ऐसा जरूरी नहीं है अस्तित्ववाद में। ठीक है, और ना ही वह यह अपेक्षा करता है कि उसके छात्र उसके आचरण का अनुकरण करें, मतलब कह रहे हैं, और वो ये भी अपेक्षा नहीं करता है कि जिस तरीके से वो जिस प्रकार का उसका आचरण है उसी प्रकार से छात्रों का भी आचरण हो। उससे 3 अपेक्षाएँ की जा सकती हैं, मतलब कह रहे हैं कि छात्र से 3 अपेक्षाएँ यहाँ पे की जा सकती हैं। पहला ये हो गया है कि विषय सामग्री को इस प्रकार प्रस्तुत करना जिससे कि उसमें निहित सत्य को स्वतंत्रता सहचर्या द्वारा खोजा जा सके। ठीक है, दूसरा बताया गया है छात्रों के मस्तिष्क का स्वतः संचालन इस रूप में विकसित करना कि उसे शिष्यों में एक विशेष प्रकार का चरित्र गठन हो। ठीक है, तीसरा बताया गया है उसके छात्रों की शिक्षा ऐसी हो कि वह किसी बात को इसलिए सच माने कि उसे सच होने होने का उन्हें स्वयं निश्चय हो गया हो। ठीक है, मतलब कह रहे हैं कि ये चीज़ मानी जानी चाहिए कि कोई बालक जो है वो उसी चीज़ को सत्य माने जिसको वो लगे कि हाँ ये चीज़ें सत्य हैं। ठीक है, बात करते हैं शिक्षक से एक और महत्वपूर्ण अपेक्षा की जा सकती है कि वह छात्रों को उनके द्वारा चयनित निर्णयों की अभिप्रेतार्थ की अनुभूति कराए, मतलब कह रहे हैं कि जो उसने निर्णय लिया है उसके बारे में बताए, उसको जो है बताए। आगे यहाँ पे लिखा गया है अस्तित्ववादी शिक्षक छात्रों के लिए सामाजिक आचार कि कोई सहायता प्रस्तुत नहीं करता है। ठीक है, बात करते हैं वह छात्रों को इस प्रकार के अवसर प्रदान कराता है जिसके माध्यम से वह अपने अंदर देख सकें। ठीक है, तथा सत्यम शिवम सुंदरम की अनुभूति अपने आप में कर सकें। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं। तो आगे आपका बताया गया, अगली हेडिंग आपकी होगी अस्तित्ववाद तथा पाठ्यक्रम, मतलब अस्तित्ववाद में पाठ्यक्रम के बारे में चर्चा करें तो यहाँ पे बताया गया है अस्तित्ववादी, एक मिनट, हाँ
ठीक है, क्या बताया गया है? अस्तित्ववादी मानविकी विषयों को पाठ्यक्रम में सबसे महत्वपूर्ण स्थान देना चाहता है। ठीक है, मानविकी मतलब कि खुद के बारे में पहले छात्र जान जाए अच्छे से। अस्तित्ववादी के लिए साहित्य का अध्ययन, विश्लेषण तथा साहित्यिक समीक्षा के लिए ना होकर मानव के अस्तित्व की अनुभूति करवाने के लिए है। मतलब कह रहे हैं कि उसको ये अनुभूति होनी चाहिए कि उसका अस्तित्व जो है किस लिए है। ठीक है, उसका अस्तित्व है तो वो किस कारण से है। अर्थ क्रियावादी, क्या मेरे प्यारे दोस्त, अर्थ क्रियावादी समाज विज्ञान को पाठ्यक्रम में केंद्रीय स्थान प्रदान करता है, परंतु अस्तित्ववादी इस विषय को भी संदेह से देखता है। ठीक है, मतलब उसमें भी वो संदेह रखता है, क्योंकि इसके अध्ययन द्वारा विद्यार्थी को उसकी निरीहता, क्या मैं प्रदूर निरीहता तथा अस्तित्वहीनता का एहसास कराया जाता है। ठीक है, बात करें वैज्ञानिक विषयों के वैज्ञानिक विषयों को अस्तित्ववादी सबसे अधिक संदेह की दृष्टि से देखता है, क्योंकि वैज्ञानिक अध्ययन, क्या मेरे प्यारे दोस्त, निवैयक्तिक होता है। मतलब किसी व्यक्ति को केंद्र मान के नहीं पढ़ा जाता है, जिसमें निजी आत्मीकरण, क्या मेरे प्यारे दोस्त, जिसमें निजी आत्मीकरण बिल्कुल नहीं हो पाता है। ठीक है, यहाँ पे कहते हैं उसमें व्यक्तिगत चुनाव के लिए कोई गुंजाइश नहीं रहती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अस्तित्ववाद सभी प्रकार के धर्मों की, क्या मेरे प्यारे दोस्त, सभी प्रकार के धर्मों की शिक्षा का प्रावधान पसंद करता है। ठीक है, परंतु इन धर्मों का अध्ययन अन्य अकादमिक विषयों के समान ही होना चाहिए। ठीक है, बात करते हैं यहाँ पे कोई स्पेशल ना हो, जैसे और भी सारे विषय होते हैं वैसे ही धर्म को भी यहाँ पे पढ़ाया जाना चाहिए। ठीक है, बात किया जाए अस्तित्ववाद खेल तथा व्यायाम को भी यथोचित पर स्थान प्रदान करता है। मानता है कि खेल भी होना चाहिए, व्यायाम भी होना चाहिए, परंतु उसी रूप में स्थान प्रदान कराता है जिस रूप में साहित्य एवं कला का स्वतंत्रता पूर्वक अध्ययन किया जाता है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं अस्तित्ववाद तथा शिक्षण विधियाँ, मतलब टीचिंग मेथड कैसा होगा अस्तित्ववाद में, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। यहाँ पे बताया गया है अस्तित्ववादी ज्ञान मीमांसा के अनुसार व्यक्ति स्वयं अपने प्रयत्नों से ज्ञान प्राप्त करता है। कैसे मेरे दोस्त, खुद से वो ज्ञान प्राप्त करता है, और जो भी धारणाएं, विश्वास, तथ्य आदि उसने ग्रहण किए हैं, उन सब के लिए वह स्वयं उत्तरदायी है। ठीक है, दूसरे शब्दों में अस्तित्ववाद सहज ज्ञान में विश्वास करता है। उसके अनुसार ज्ञान मानवीय होता है। कैसा होता है मेरे प्यारे दोस्त? ज्ञान मानवीय होता है। मनुष्य अपने जीवन में जो भी, क्या मेरे प्यारे दोस्त, मनुष्य अपने जीवन काल में जो भी अध्यवसाय करता है अथवा अनुभव प्राप्त करता है, उनके फलस्वरूप उसकी चेतना एवं भावना में जो कुछ भी समा जाता है वही ज्ञान है। ठीक है, बात करें अस्तित्ववाद विज्ञान, क्या मेरे प्यारे दोस्त, अस्तित्ववाद वैज्ञानिक विधि का समर्थन नहीं करता है, क्योंकि वैज्ञानिक विधि निर्वैयक्तिक है। ठीक है, बात करें अस्तित्ववादी कलात्मक, नैतिक तथा भावात्मक स्वाद से अद्भुत समाधानों, क्या मेरे प्यारे दोस्त, समाधानों को अधिक पसंद करता है। प्रयोगवादी वातावरण के अद्भुत समस्या को हल करने की तर्क बुद्धि को का उपयोग करता है, जबकि अस्तित्ववाद मनुष्य के भावात्मक जीवन का विकास करना चाहता है। अस्तित्ववाद सामूहिक विधि का भी विरोध करता है। वह शिक्षण प्रक्रिया, क्या मेरे प्यारे दोस्त, वह शिक्षण प्रक्रिया को व्यक्ति केंद्रित बनाने पर प्रबल समर्थक है। ठीक है, बात करते हैं उसके अनुसार सामूहिक विधि में व्यक्ति की राय पर सामूहिक राय का सर्वस्व होता है। ठीक है, जिससे सामूहिक प्रणाली व्यक्तिगतता को दबा देती है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं तो बताया गया है अस्तित्ववाद समस्या केंद्रित प्रणाली का भी तिरस्कार करता है, क्योंकि यह प्रणाली भी निर्वैयक्तिक एवं अनुत्पादक है। ठीक है, बात करें अस्तित्ववाद के अनुसार समस्या विधि उसी सीमा तक उचित है जिस सीमा तक वह व्यक्ति के जीवन, क्या मेरे प्यारे दोस्त, व्यक्ति के जीवन से सद्भूत हो तथा जिनका समाधान भी केवल वैयक्तिक हो। ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं समस्या के किसी सामान्य हल, क्या मेरे प्यारे दोस्त, समस्या के किसी सामान्य हल का सार्वत्रिक उपयोग उसकी शैक्षिक संभावनाओं को नष्ट कर देता है। ठीक है, आगे बात करते हैं अस्तित्ववाद तथा अनुशासन के बारे में। यहाँ पे जो है डिसिप्लिन के बारे में क्या बात किया गया है। ठीक है, किसमें, अस्तित्ववाद में। तो देखते हैं अस्तित्ववादी अनुशासन का केवल एक मूल मंत्र है, वह है व्यक्ति को अपने कृत्यों का स्वयं जिम्मेदार होना। ठीक है, आगे बात करते हैं क्या होना, स्वयं जिम्मेदार बनना या फिर होना। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे लिखा गया है कि छात्रों के लिए, क्या मैं पढ़ दूँ, छात्रों के लिए ना तो कोई सर्वमान्य आचार संहिता को स्वीकार करने की आवश्यकता है, ना अध्यापक के आदेशों का पालन करने की। उसके कृत्यों का चयन करता वह स्वयं तथा उसके फलों का भोगता भी वह खुद है। ठीक है, अस्तित्ववादी मानता है कि
स्वतंत्रता से परे कोई नैतिक गुण नहीं है। सर्वोच्च नैतिकता स्वतंत्रता का प्रतिमान है, ठीक है। स्वतंत्र चयन में व्यक्तिक दायित्व अंतर्निहित रहता है। अप्रिय प्रमाणों से अप्रिय परिणामों से ना तो बालक की रक्षा करने की आवश्यकता है, ना उसकी त्रुटियों के लिए परिवार वातावरण, ठीक है। अथवा भाग्य भाग्य को दोषी ठहराने की, ठीक है। लिखते हैं कि स्वतंत्र निर्णय से अद्भुत परिणामों का समान समान करने का स्वीकार करने के लिए छात्रों को तैयार करना आवश्यक है, ठीक है। कई दिन से आपका वीडियो नहीं पढ़ पाया था, ठीक है, और ये जल्दी-जल्दी में वीडियो बनाया गया है, इसमें थोड़ा एक्सप्लेन भी नहीं कर पाए हैं और जल्दी-जल्दी के चक्कर में थोड़ा बहुत आपका इधर-उधर भी हो गया है, ठीक है। तो चलिए, अगर वीडियो आपको पसंद आया तो फटाफट वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को जरूर प्रेस कर दो, जिससे आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहें और आप उनसे लगातार लाभान्वित होते रहें। तो चलिए, अगले वीडियो में मिलते हैं नए जोश, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।